युद्धपोत और एयरबेस हमले से भड़का हुआ है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। स्पेशल अलर्ट पर रूसी मिसाइल फोर्स को रखा गया है। रूसी हथियारों का कोई मुकाबला नहीं है, कहा है पुतिन ने। यानी रूस के पास जिस तरह के हथियार हैं उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, ये धमकी पुतिन द्वारा दी गई है। यूरोप में नेटो सीमाओं पर परमाणु हथियारों की तैनाती लेकिन हो चुकी है। रोमानिया, फ्रांस और इटली में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। रोमानिया ने नेटो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका के लिए यूरोप में सबसे बड़ा संकट खड़ा हो चुका है और संकट के पीछे खुद अमेरिका की रूस विरोधी रणनीति ही है। बीते 7 दिन में अमेरिका की मदद से यूक्रेन ने रूसी खेमे में तबाही मचा दी है। रूस को जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान है रूसी युद्धपोत का नष्ट होना। यूक्रेनी हमले से इवानोवेल्स युद्धपोत डूबने के बाद पुतिन ने नेटो से सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। जनवरी का अंतिम हफ्ता रूस के लिए बहुत विध्वंसकारी रहा है, लेकिन इस विध्वंस के कारण ही महाविध्वंस की पटकथा लिखी जा चुकी है और इस महाविध्वंस का आधार बनेंगे रूस के हथियार। रूस ने नेटो से सीधे युद्ध की घोषणा कर दी। 2 नेटो देशों के खिलाफ स्ट्रैटेजिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। रोमानिया ने रूस के हमले का अंदेशा जताया है। रूस यूक्रेन युद्ध के विस्तार का कारण है बीते 7 दिन। बीते 7 दिनों में भी 31 जनवरी से ही महाविनाश की आशंका बहुत तेज हो गई। और इस आशंका की वजह है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें काला सागर में रूसी युद्धपोत पर हमले की और यूक्रेनी सेना ने ये वीडियो जारी करके अपनी नेवल फोर्सेस के शौर्य की कहानी दुनिया को बताई है। यूक्रेन ने घात लगाकर काला सागर में तैनात रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर हमला किया और इस हमले में रूसी जहाज नष्ट हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी फोर्सेस ने रूस के इवानोविट्स युद्धपोत पर हमला किया। इवानोविट्स रूस का मिसाइल कॉर्वेट युद्धपोत है। यूक्रेन का दावा है कि हमले से युद्धपोत काला सागर में डूब गया। हमले के वक्त युद्धपोत पर 50 क्रू मेंबर होने का दावा भी किया गया है। यूक्रेन ने इन तस्वीरों के साथ बड़े गर्व से घोषणा की है कि अब काला सागर से रूसी वर्चस्व खत्म हो रहा है। यूक्रेन के पास आधिकारिक तौर पर नौसेना नहीं है, लेकिन महाशक्ति रूस के बड़े जखीरे को एक-एक कर ध्वस्त किया जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद लगातार यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बना रहा है और उसका 30% बेड़ा नष्ट कर चुका है। इवानोविट्स से पहले यूक्रेन ने 26 दिसंबर 2023 को नोवोचेरकास्क युद्धपोत पर हमला किया। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल्ड युद्धपोत पर हमला किया। 13 सितंबर 2023 को स्टैम शैडो मिसाइल से रोस्तोव ऑन डॉन सबमरीन ध्वस्त कर दी गई।
13 सितंबर 2023 को ही सेवस्तोपोल में मिन्स्क युद्धपोत नष्ट कर दिया। 4 अगस्त 2023 को यूक्रेन ने ओलेनिगोर्स्की कोरन्याक युद्धपोत पर हमला किया। 29 अक्टूबर 2023 को इवान युद्धपोत को नष्ट कर दिया। 17 जून 2022 को वैसिल वेक युद्धपोत तबाह हो गया। 13 अप्रैल 2022 को मॉस्को युद्धपोत डुबा दिया गया। 24 मार्च 2022 को सीजर कोनिकोव युद्धपोत नष्ट हो गया। 24 मार्च 2022 को ही नोवोचेरकास्क युद्धपोत नष्ट हो गया। चौबीस मार्च 2022 को ही सारातोव युद्धपोत यूक्रेन के हमले से तबाह हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों से काला सागर में रूसी बेड़े के 7 युद्धपोत तबाह होकर डूब चुके हैं और 4 युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन बीते 7 दिन में यूक्रेन ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर रूस को करारी चोट दी। तीसरी बार यूक्रेन का टारगेट बना है क्रीमिया का बेलबैक एयरबेस, जो रूस के नियंत्रण में है और यहां सुखोई विमान तैनात है। 31 जनवरी को यूक्रेन ने बेलबैक एयरबेस मिसाइल हमला किया। इस मिसाइल हमले में Su-27 एक Su-30 विमान नष्ट हो गया। एयरबेस पर बने एक रडार स्टेशन को नुकसान भी पहुंचा। इसी दिन यूक्रेन ने रूस के काला सागर नेवल बेड़े को निशाना बनाया। काला सागर में यूक्रेनी सेना ने हमला किया। इस हमले में रूस का इवानोवेट्स युद्धपोत नष्ट हो गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस का मिसाइल कॉर्वेट युद्धपोत डूब चुका है। इससे पहले 24 जनवरी को यूक्रेन ने बेलगोरोद में हमला किया। यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेस ने रूस के एक विमान को टारगेट बनाया। मिसाइल हमले से रूस का एक IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान नष्ट हो गया। 31 जनवरी के बेलबेक एयरबेस ऑपरेशन की यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और मिसाइल फोर्सेस ने डिजाइन किया। बेलबेक एयरबेस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया गया। ये बंकर बस्टर मिसाइल यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है। यूक्रेन ने काला सागर में रूस के युद्धपोत पर समुद्री ड्रोन से हमला किया। ये USV यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल ड्रोन यूक्रेन में बने हैं। यूएस की मदद से ये सभी USV बनाए गए हैं। 24 जनवरी को यूक्रेन ने बेलगोरोद में एक पेट्रियट मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन को अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। रूस ने इस बात के सबूत भी जारी किए हैं कि हमला अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल से किया गया। ये यूक्रेन के 24 जनवरी के हमले की तस्वीरें हैं, जब रूस का ये ट्रांसपोर्ट विमान यूक्रेन के 56 युद्धबंदियों को लेकर बेलगोरोद के आसमान से गुजर रहा था। तभी इस पर यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया। पुतिन ने इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात कही। Patriot missile complex was used to down the Il-76 aircraft, and second, the Ukrainian authorities said that they wanted to have an international investigation. This is what we're asking for. This is what we insist upon. हमले के बाद रूस का IL-76 विमान इसी जगह टकराया और ये उसी विमान के हिस्से हैं। विमान के टुकड़ों की तस्वीरें जारी करने के साथ ही उस मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिससे विमान पर हमला किया गया। और ये मिसाइल अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की है। यूक्रेन के पैट्रियट मिसाइल हमले के बाद यूरोप में नेटो बनाम रूस की सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। रूस यूक्रेन के पड़ोसी नेटो देशों ने इस बात का अंदेशा जताया है कि वो इस खतरे का पहला शिकार बन सकते हैं।
रोमानिया के रक्षा मंत्री हेरोहिता व्लाद ने कहा है कि रूसी खतरे को गंभीरता से समझने की जरूरत है। रोमानिया रूस से जंग नहीं लड़ सकता। नेटो देशों में रूस से जंग का डर बढ़ रहा है और रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूरोप के 2 देश उसके निशाने पर आ चुके हैं। रूसी मीडिया में पुरानी रूसी संस्कृति का हवाला देकर हमले की दलील दी जा रही है, लेकिन असल में मकसद रूस का साम्राज्य विस्तार ही है। यह पुतिन का पुराना सपना है, लेकिन अमेरिका की मदद के बाद रूस पर 3 बड़े हमलों ने इस सपने की लपटों को प्रचंड हवा दे दी है और ये आग यूरोप में फैलने का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान छेड़ने जा रहा है। अमेरिका लाल सागर से लेकर यमन, सीरिया और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी पर बारूदी वज्रपात करने की तैयारी कर चुका है। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने प्रतिशोध का जो प्लान बनाया है वो लीक हो गया है और इसी के साथ ईरान दहशत से भर गया है। अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए 3 फेज का मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की ऐलान किया है। ये वो ऑपरेशन होगा जो अरब के खात्मे का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी पर ऐसे ही स्ट्राइक होने वाली है। ईरान से लेकर इराक और सीरिया तक वहां विस्फोट होने जा रहा है। अमेरिका के दर्जनों विमान वज्रपात करने के लिए तैयार हैं। ये अमेरिकी एयरफोर्स की तैयारी का वीडियो है। गिन लीजिए, अमेरिका के दर्जनों F-16 फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में। पेंटागन के आदेश पर यह किसी भी वक्त सीरिया, इराक और ईरान में पहुंचकर धावा बोलने वाले हैं। ईरानी प्रॉक्सी ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया था। इस हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए थे। 3 सैनिकों को खोने के बाद बाइडेन ब्रिगेड इतनी ज्यादा क्रोध में है कि वो ईरानी प्रॉक्सी को मिटा देना चाहती है। बाइडेन अपने वॉर कमांडर्स के साथ कई दिनों से प्रतिशोध का प्लान बना रहे थे। बदले का प्लान न सिर्फ तैयार हो गया है बल्कि लॉन्च भी होने वाला है। अमेरिकी सेना के टारगेट पर इराक और सीरिया है। सबसे पहले वो इन 2 देशों में मौजूद अपने दुश्मनों पर हमला करेगा। अगर बीच में ईरान आया तो उस पर भी धावा बोलने की रणनीति बनाई गई। हमले के लिए न सिर्फ दर्जनों फाइटर जेट और बॉम्बर वॉर रेडी हैं, बल्कि लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिकी नेवी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिका का बदला शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पेंटागन ने प्रतिशोध लेने का जो प्लान बनाया है वो लीक हो गया है। अमेरिका ने विस्फोट का जो प्लान बनाया है उससे सबसे ज्यादा हड़कंप ईरान में मचा हुआ है। अमेरिका के हमले का खतरनाक प्लान सामने आया तो रईसी ने अपनी सेना को हाई अलर्ट कर दिया। असल में अमेरिका का ये ऑपरेशन 1-2 दिन नहीं चलेगा।
बल्कि लंबे वक्त तक चलेगा। अमेरिका एक साथ कई देशों पर आक्रमण करने वाला है। पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने ऑपरेशन प्रतिशोध को कई फेज में अंजाम देगा। इस ऑपरेशन का मकसद है ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा। अमेरिका ने ईरान और उसके प्रॉक्सी को मिटाने के लिए बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। अमेरिका के प्रतिशोध का जो प्लान लीक हुआ है उसके मुताबिक अमेरिकी सेना ने लंबे वक्त तक एयर स्ट्राइक करने का प्लान तैयार किया है। 3 चरणों में ईरानी प्रॉक्सी और ईरान पर प्रहार करने की रणनीति है। प्रतिशोध के पहले फेज में अमेरिकी सेना सीरिया और इराक में वज्रपात करेगा। यहां अमेरिका के टारगेट पर ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन, उनके बेस और लड़ाके होंगे। अमेरिका इन पर सीरिया एयर स्ट्राइक करेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद बाइडेन ब्रिगेड की प्रतिशोध का दूसरा फेज लॉन्च होगा। इसके तहत सीरिया और इराक में ईरानी सेना के जो सैन्य अड्डे और ठिकाने हैं उनको उड़ाने का खाका तैयार किया गया है। मतलब ये कि पहले ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा, उसके बाद सीरिया और इराक में ईरानी सेना की कमर तोड़ना। इसके बाद अमेरिका का तीसरा फेज लॉन्च हो सकता है। ईरानी प्रॉक्सी और सीरिया इराक में ईरानी सैन्य बेस पर हमला होगा तो जाहिर है कि रईसी की सेना चुप नहीं बैठेगी। ईरान को पुतिन और जिनपिंग का साथ मिल चुका है। ऐसे में अगर ईरानी बेस पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। अमेरिकी सेना इसके लिए भी तैयार है। प्रतिशोध के प्लान का तीसरा फेज यही है, ईरान से विध्वंसक जंग। ऐसी जंग जिससे अरब में तबाही का सबसे बड़ा तूफान आ जाएगा। हाल के कुछ सालों में यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन होगा। जो एक साथ कई देशों में लंबे वक्त तक चलेगा। इस बात का ऐलान अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया। ऑस्टिन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट और अरब के लिए बहुत ही खौफनाक दिन आने वाला है। The President will not tolerate attacks on American troops, and neither will I. Our teammates were killed by radical militias backed by Iran and operating inside Syria and Iraq. But we will take all necessary actions to defend the United States, our interests, and our people. अमेरिका का ये वो ऑपरेशन होगा जिससे अरब में परमाणु रण शुरू हो सकता है। अरब विनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगा लाल सागर में हूती का हमला। हूती ने ब्रिटिश जहाज पर फिर हमला कर दिया जिससे ब्रिटेन भड़क गया है। ब्रिटिश नेवी यमन में ऑपरेशन चलाने जा रही है और उसके टारगेट पर हूती के ठिकाने हैं। ब्रिटेन ने यमन के पड़ोसी मुल्क ओमान को इस बात की जानकारी दे दी है। उधर सीरिया और इराक में ईरानी प्रॉक्सी लगातार अमेरिका को जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर से ड्रोन हमला हुआ। इससे भड़के बाइडेन ने इजराइल को सीरिया में बमबारी करने की छूट दे दी। इसके बाद इजराइल ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर भीषण बम वर्षा की। ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले अमेरिका लाल सागर में अपनी टास्क फोर्स को मजबूत कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन और डेनमार्क के बाद अब जर्मनी ने भी रेड सी में अपने फ्रिगेट को भेज दिया है। अमेरिका की हुंकार के बाद ईरान बहुत डर गया है। अमेरिका सीरिया और इराक में हमले करने जा रहा है। इससे डरे रईसी ने सीरिया से अपने अफसरों को ईरान बुला लिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी भी तेज कर दी है। ईरान 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। ईरान ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि उस पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है।
अमेरिका सबसे पहले ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करेगा और उसके बाद ईरान का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट हमले, वोस्तोक फ्रंटलाइन पर रूस ने ये हमले किए। यूक्रेन के टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हो गए हैं। पुतिन को जब जब यूक्रेन में मिशन पूरा होने की उम्मीद होती है, अमेरिका और यूरोप के देश कोई नया अड़ंगा लगा देते हैं। पुतिन को लग रहा था कि अब हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है और अब यूक्रेन कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा। लेकिन एक बार फिर युद्ध को लंबा खींचने का प्लान तैयार है। अमेरिका समेत कई देशों से हथियारों की खेप यूक्रेन के लिए रवाना की जा चुकी है। पुतिन क्रोध में अब उन इलाकों पर हमले कर रहे हैं जहां से यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई होती है। पोलैंड और रोमानिया की सीमा पर एक बार फिर जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई है। रूस के किसी गुमनाम ठिकाने से लॉन्च किए गए एक के बाद एक कई कामिकाज़े ड्रोन। यूक्रेन के आसमानी कवच को भेदते हुए ये तमाम ड्रोन सेंट्रल यूक्रेन के किरोवोहराद प्रांत के ऊपर पहुंच गए। सिर्फ सेंट्रल यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस ने हवाई हमले के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। ईरान के ड्रोन से कई हमले किए गए। MLRS और टैंक से गोलाबारी की गई। यूक्रेन में तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही दिन में रूस ने करीब 80 बार अलग अलग मोर्चे पर प्रहार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन सीमा से यूक्रेनी फौज को पीछे ढकेलने के लिए भीषण हमले किए गए। फ्रंट लाइन पर 2 मिसाइल हमले हुए। 85 हवाई हमले की रिपोर्ट है। रूस ने यूक्रेन के 79 इलाकों में हमले किए। 63 जगहों पर दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। गुरुवार दिन में लगातार प्रहार के बाद रूस के हमले का सिलसिला रात में भी जारी रहा। रूस ने कई बार ड्रोन हमला किया। कुल 25 ड्रोन हमले किए गए, जिसमें से 11 को यूक्रेन ने एयर डिफेंस से गिरा दिया। बेहद कम हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में डटे यूक्रेनी सैनिक भी लगातार रूस से मुकाबला कर रहे हैं और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस के 830 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन लेपर्ड टैंक का बदला लेने का दावा भी कर रहा है। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रूस के ताकतवर टैंकों को लगातार खत्म किया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने जिस तरह से लेपर्ड और चैलेंजर 2 टैंक को टारगेट किया, ठीक वैसे ही यूक्रेन रूस के टैंकों को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि जनवरी में रूस के 112 टैंक नष्ट कर दिए गए।
जबकि दिसंबर में 339 टैंक नष्ट कर दिए गए थे। युद्ध में अब तक यानी फरवरी 2022 के बाद से 2 साल में रूस को 6,322 टैंक गंवाने पड़े हैं। टैंक के अलावा युद्ध में कुल 11,773 रूसी बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन के हमलों में रूस के 12,267 सैन्य वाहन भी नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस की आर्टिलरी को भी लगातार टारगेट किया है और 9,228 आर्टिलरी नष्ट हो चुकी है, जबकि एयर डिफेंस से रूस के 7,136 ड्रोन नष्ट किए जा चुके हैं। हालांकि एक यूक्रेनियन आर्मी अफसर का दावा है कि रूस के मुकाबले यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही। यूक्रेन के आर्मी अफसर का दावा है कि कीव में हथियारों के साथ सैनिकों की भी भारी कमी हो गई, जिसकी वजह से यूक्रेन अब अपने अहम इलाकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। रूस के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के कई अहम इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस कुपियांस्क, लीमन, अवदीवका, मरिंका, खेरसोन और डोनेस्क से यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास अब गोलाबारी करने के लिए बारूद तक की कमी हो गई। यूक्रेन की आर्टिलरी जहां तैनात है वहां शेल नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से यूक्रेन के पैदल सैनिकों को कवर फायर नहीं मिल पा रहा है। सीमित हथियारों की वजह से यूक्रेन एक दिन में 2000 से ज्यादा गोले नहीं दाग रहा है, जबकि रूस एक दिन में 6000 शेल से गोलाबारी कर रहा है। ईयू ने मार्च तक यूक्रेन को 10 लाख शेल देने का वादा किया था। हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन के सैनिक पलटवार नहीं कर पा रहे हैं और रूस के हमलों में सैनिकों की मौत हो रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 2023 में यूक्रेन के 2,15,000 सैनिकों की मौत हुई, जबकि पिछले साल रूस ने यूक्रेन के कुल 28,000 हथियारों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन में हथियारों और सैनिकों की कमी ने ही रूस को जीत की उम्मीद दिखाई है और रूस ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। यूक्रेन के लिए फिलहाल जितने भी हथियारों का ऐलान किया गया है उसमें अमेरिकी बम के अलावा कोई भी हथियार बहुत ज्यादा घातक नहीं है। यूक्रेन को सैनिकों की कमी के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ड्रोन की है, लेकिन किसी भी देश से कोई शक्तिशाली ड्रोन देने का ऐलान नहीं किया गया है। यूक्रेन ऐसे हथियारों की मांग कर रहा है जिसे चलाने के लिए कम से कम सैनिकों की जरूरत पड़े। यूक्रेन ऐसे हथियार चाहता है जिसकी रेंज अधिक हो ताकि सैनिक दूर रहकर सटीक प्रहार कर सके। यूक्रेन को शक्तिशाली टैंक और आर्टिलरी की जरूरत है, लेकिन किसी भी देश से यूक्रेन के लिए ऐसे किसी हथियार का ऐलान नहीं किया गया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन जल्द अपने सैनिकों की कमी को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती और ट्रेनिंग देना दोनों मुश्किल है। यूरोप से फंड रिलीज करने को सिग्नल दे दिया गया है, लेकिन यूक्रेन को इन हथियारों की खरीद करने और उनकी तैनाती करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। जबकि रूस ने जीत के लिए 24 फरवरी की डेडलाइन को तय किया है, लेकिन यूरोप यूक्रेन को हार से बचाने में लगा है। ज़ेलेंस्की और आर्मी चीफ के बीच मतभेद की खबरों से भी रूस को यूक्रेन में जीत आसान नजर आ रही है। फिलहाल रोमानिया और पोलैंड के जरिए यूक्रेन में हथियार भेजने की तैयारी है और रूस किसी तरह से यूक्रेन में हथियारों को आने से रोकना चाहता है। रूस ने पोलैंड और रोमानिया की सीमा से जुड़े इलाकों पर हमला तेज कर दिया है। कोशिश इस इलाके के सभी हाईवे पर कब्जा जमाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के बाद कहीं रूस किसी दूसरे देश पर हमला न कर दे, इसलिए नेटो ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। स्टेडफास्ट डिफेंडर ड्रिल के जरिए नेटो अपनी ताकत दिखा रहा है, जबकि रूस ने नेटो को काउंटर करने के लिए साइलो में एटमी मिसाइल तैनात कर दी है। इसके अलावा बाल्टिक से आर्कटिक सुरक्षा घेरा बना लिया गया है। साथ ही नेटो सीधी धमकी भी दी है
कि यूरोप में हालात बिगड़े तो रूस परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन में फटे युद्ध के ज्वालामुखी का बारूदी लावा अब पूरे यूरोप को जलाने को तैयार है। आशंका है कि नेटो बड़ी तैयारी में जुट गया है, जिससे वो रूस से सीधे टकराएगा। रूस नेटो की अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल से भड़क गया है। 3 महीने तक चलने वाली इस ड्रिल के जरिए नेटो अपनी ताकत दिखा रहा है, जबकि रूस इसी बीच एटमी तैयारी करके उससे सीधा चैलेंज कर रहा है। यानी हालात कोल्ड वॉर से भी ज्यादा भयानक हो चुके हैं। एक तरफ नेटो के 31 सदस्य देश, उनके साथ यूक्रेन और स्वीडन भी है, यानी 33 देश रूस में कभी भी तबाही का विस्फोट कर सकते हैं। इस बार कोल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां नहीं है। पुतिन खुलकर बोलते रहे हैं कि रूस की सुरक्षा के लिए वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। यही वजह है कि यूरोप में पुतिन के नाम से एक खौफ पैदा हो गया है। एक एक करके कई देश सामने आ रहे हैं जो रूस से बड़ी जंग का खतरा बता रहे हैं। अब रोमानिया की तरफ से 1 फरवरी को कहा गया है कि रूस से कभी भी जंग हो सकती है, नेटो को सतर्क रहना चाहिए। जबकि इससे पहले 25 जनवरी को ब्रिटेन की तरफ से कहा गया था कि नेटो देशों के लोगों को जंग के लिए तैयार रहना होगा। रूस से टकराव की आशंका है। 19 जनवरी को जर्मनी की तरफ से कहा गया था कि नेटो को तैयार रहना चाहिए। रूस से जंग अगले 7-8 साल चल सकती है। जिस तरह के बयान नेटो देशों की तरफ से आ रहे हैं, उनमें घबराहट साफ झलकती है। रूस से खतरा महसूस होते ही उसके साथ पलटवार से ज्यादा बचाव की मुद्रा में यूरोपीय देश आ चुके हैं। रोमानिया के डिफेंस चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ कहा, उनका देश रोमानिया रूस के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हम हर धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूक्रेन के बाद वो मोल्डोवा की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद टारगेट हम होंगे। यानी रोमानिया ने भी वही डर जताया है जिसके बारे में ज़ेलेंस्की बताते रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बाद पूरे यूरोप में तबाही मचाएगा। वो रुकने वाला नहीं है। इस बीच अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अमेरिका फ्रंट फुट पर आने से बच रहा है। दरअसल अमेरिका समझ चुका है कि हालात कोल्ड वॉर जैसे नहीं है। वैसे भी इस वक्त अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। यानी अमेरिका इस वक्त 2 अलग-अलग फ्रंट पर जंग नहीं लड़ सकता है और उसके लिए मिडिल ईस्ट की परिस्थिति को संभालना ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि ब्रिटेन और जर्मनी यूरोप की परिस्थितियां संभालने के लिए आगे हैं। जर्मनी और ब्रिटेन के कहने पर ही यूरोप के कई देश यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए तैयार हुए हैं। इसके अलावा नेटो ने एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिससे रूस भड़क गया है, क्योंकि नेटो ने पूरे 36 साल बाद इतनी बड़ी ड्रिल शुरू की है। 1988 के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जो 1 फरवरी से लेकर 31 मई तक चलेगा। जल, थल और नभ में नेटो देश अपनी ताकत की नुमाइश करेंगे। नेटो की ड्रिल से रूस ने धमकी देनी शुरू कर दी है। रूस ने उकसावे वाली ड्रिल बताया है।
क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि नेटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर ड्रिल से यूरोप में हालात बिगड़ेंगे। रूस और नेटो आमने सामने आ सकते हैं। यह तय है कि नेटो का ऐसा करना यूरोप में तनाव पैदा करने वाला एक्शन है। यही वजह है रूस ने सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी की है, क्योंकि नेटो की ड्रिल बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, जिसमें बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी और अटलांटिक तक उसके फाइटर जेट उड़ेंगे। नेटो की ड्रिल में 31 नेटो के सदस्य देशों के 90,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें स्वीडन के सैनिक और हथियार भी शामिल होंगे। 1100 कॉम्बैट व्हीकल्स हिस्सा लेंगे, जिसमें 150 टैंक, 900 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 80 फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसमें F-15, F-18 और F-35 शामिल होंगे। इसके अलावा युद्धक हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी ड्रिल करेंगे। साथ ही 50 युद्धपोत शामिल हो रहे हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट होंगे। स्टेडफास्ट डिफेंडर ड्रिल हजारों वर्ग किलोमीटर के इलाके में की जा रही है, जिसमें जमीनी और समुद्री इलाका दोनों शामिल है। बाल्टिक सागर में डिफेंडर ड्रिल, काले सागर में डिफेंडर ड्रिल, आर्कटिक सागर में डिफेंडर ड्रिल, अटलांटिक सागर में डिफेंडर ड्रिल। इसके अलावा कई नेटो देशों की जमीन पर युद्धाभ्यास किया जाएगा। ये देश है बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया के अलावा जर्मनी, पोलैंड की जमीन पर बारूदी गर्जना होगी। दरअसल नेटो इस ड्रिल के जरिए एक सुरक्षा घेरा खींच देना चाहता है, जो बाल्टिक से लेकर अटलांटिक तक होगा, जिसमें यूरोप के वो तमाम देश होंगे जो नेटो के सदस्य हैं। इसलिए जमीन और समंदर दोनों में ही ड्रिल की जा रही है। खासतौर से बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को ध्यान में रखते हुए युद्धाभ्यास किया जा रहा है, क्योंकि नेटो को अंदेशा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद नॉर्डिक या फिर बाल्टिक देशों की दिशा की तरफ बढ़ेगा। इसलिए नेटो पहले ही डिफेंडर ड्रिल के जरिए रूस को अपनी ताकत दिखाकर डराना चाहता है कि वो रूस को तबाह करने का दम रखता है। लेकिन पुतिन की तैयारी इससे भी कहीं आगे की है। रूस ने बाल्टिक सागर के पास के देशों में लगे जीपीएस सिस्टम को जैम करके अपनी तकनीक और अपनी तैयारी का टेस्ट पूरा कर लिया है, जिसने नेटो में खलबली मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने के साथ ही अमेरिका को भी बड़ा सदमा पहुंचाने की तैयारी की है। अमेरिका में चुनाव करीब आने के साथ ही पुतिन ने बाइडेन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। पुतिन के इस परमाणु गठबंधन का लक्ष्य सीधे वॉशिंगटन है। इसके लिए पुतिन ने चीन, उत्तर कोरिया और ईरान को मिलाकर अमेरिका के खिलाफ ऐसा बारूदी चक्रव्यूह रचा है, जिसको ध्वस्त करने के लिए बाइडेन ने भी अपने एटमी बॉम्बर रेडी कर दिए हैं। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने अमेरिका की तगड़ी घेराबंदी की है। अमेरिका को चारों तरफ से घेरने के लिए पुतिन ने अमेरिका विरोधी अपने गठबंधन के जरिए विध्वंसक तैयारी की है। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ मिलकर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह बनाया है। नेटो के मुताबिक रूस और चीन से अमेरिका को खतरा बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर को गुआम भेजा है। जनवरी के अंत में गुआम के एंडरसन एयरबेस पर अमेरिका ने B-52 बॉम्बर उतारे। पेंटागन के मुताबिक चीन ने भी ताइवान पर हमले की बड़ी तैयारी की है। ताइवान को लेकर चीन हमेशा से ही आक्रामक रहा है। ताइवान के साथ तनातनी को लेकर अमेरिका पर चीन पहले से ही आग बबूला है। अब
चीन ने ताइवान पर बाकायदा हमले की कवायद शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन के 7 फाइटर जेट और 4 नौसैनिक जहाज ताइवान के आसपास मंडराते देखे गए। ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाज भेज दिए हैं। ताइवान ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने भी चेतावनी दी है, यूक्रेन जंग के बाद ताइवान अगला वॉर फ्रंट बन सकता है। जेंस स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक चीन नेटो सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में चीन की चुनौती से निपटने के लिए नेटो को पूरी तरह तैयार रहना होगा। उधर नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिका को युद्ध की धमकी दे दी है। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल टेस्ट करके अपने दुश्मनों को दहला दिया। नॉर्थ कोरिया लगातार क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। पूर्वी तट पर किम ने एक बार फिर क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे अमेरिका भी हैरान है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि येलो सी में किम ने कई क्रूज मिसाइलें दागी हैं। पिछले 8 दिनों में किम ने चौथी बार मिसाइलें दागी। फिलहाल ये सामने नहीं आया है कि किम ने कितनी मिसाइलें दागी और वो कहां तक पहुंची। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसी बीच किम ने वॉरशिप बनाने वाले कारखाने का दौरा भी किया। किम ने नाम्फो में युद्धपोत कारखाने का हाल ही में दौरा किया। बताया जा रहा है कि जनवरी के आखिर में किम ने नाम्फो में युद्धपोत कारखाने का दौरा किया। इससे पहले उत्तर कोरिया ने कई एटमी हथियारों का परीक्षण भी किया है। किम की इन बारूदी गतिविधियों से अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हाल के दिनों में अमेरिका की परेशानी बढ़ाने के लिए जो बारूदी धमाके किए हैं, उसके पीछे पुतिन का पूरा सपोर्ट है। अमेरिका को चौतरफा घेरने की पुतिन की रणनीति के तहत एक तरफ पुतिन नेटो पर बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन अमेरिकी जैविक हथियारों की चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट हो गए हैं। इसके लिए चीन और रूस के अधिकारियों ने हाल ही में बीजिंग में एक बैठक भी की है। पेंटागन भी चेतावनी दे चुका है कि चीन लगातार अपना बायोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसमें उसे रूस का भी सहयोग हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका अरब में फंस चुका है, इसलिए वो इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द इजराइल हमास का युद्ध रोका जा सके। इसके लिए ब्रिटेन अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया है, जिसके बाद युद्ध विराम के आसार नजर आने लगे हैं। अमेरिका ने कतर के जरिए हमास को करीब करीब तैयार कर लिया है, यानी मिडिल ईस्ट से कभी भी सीज फायर की खबर आ सकती है। गाजा में तबाही का ज़लज़ला आया हुआ है। खान यूनिस से लेकर रामल्ला तक बम बरस रहे हैं। इजराइल ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। इस बीच अमेरिका कतर के साथ मिलकर सीज फायर की कोशिश में लगा है। पेरिस डील पर बात बनते बनते रह गई, जिसके बाद काहिरा में भी हमास ने डील से इनकार कर दिया। इससे भड़के इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। सेंट्रल गाजा में हमास की 200 मीटर लंबी टनल को आईडी से नष्ट कर दिया गया। खान यूनिस में आईडीएफ ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें हमास के 70 ठिकाने तबाह कर दिए। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी, जिसमें टारगेट पर सेंट्रल और नॉर्थ गाजा है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बम गिराए गए।
इजरायली हमले में मिलिट्री बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इन हमलों के बीच अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि किसी भी तरीके से उसे गाजा युद्ध से निकलना है, क्योंकि यूरोप में हालात बिगड़ रहे हैं। अगर अमेरिका यहां फंसा रहा तो रूस को रोकना मुश्किल होगा। यही वजह है कि अरब में बढ़ते दबाव को हटाने के लिए ब्रिटेन आगे आया है, जो अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल को सीज फायर के लिए तैयार कर रहा है। इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। 3 फेज में जंग रुकवाने की तैयारी है। पहले फेज में इजरायल को 6 हफ्ते का युद्ध विराम करना होगा, जिसमें इजरायल को मिलिट्री ऑपरेशन रोकना होगा, ड्रोन सर्विलांस भी रोकना होगा, पकड़े गए गाजा निवासियों को रिहा करना होगा, साथ ही गाजा के लोगों को गाजा पट्टी में कहीं भी आने जाने की आजादी होगी। दूसरे फेज में हमास महिला बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच आईडीएफ को गाजा में हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, वाटर सर्विस और दूसरी रोजमर्रा जरूरत के सामानों की दुकानों को खोला जाएगा। तीसरे फेज में इजरायल की जेल में बंद हमास के 150 लड़ाके छोड़ने होंगे। इसके बाद हमास बाकी बंधकों को छोड़ देगा और मारे गए आईडीएफ सैनिकों की डेड बॉडी भी देगा। गाजा युद्ध रोकने का ब्लूप्रिंट 3 फेज में रुकेगा युद्ध। इस ब्लूप्रिंट को मानने के लिए हमास ने सहमति दे दी है, जिसकी पुष्टि कतर ने की है। उधर ब्रिटेन, अमेरिका इजरायल को इससे मानने का दबाव बना रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने सीधे तौर पर इजरायल से कहा है, अगर शर्त नहीं मानी तो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी जाएगी। यानी इजरायल के पास शर्त मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।